मेरे ख्याल से हमें फौरन कुछ करना चाहिए। मसलन क्या? मसलन ये कि पुलिस को रिपोर्ट करें। नहीं बेटा नहीं। पहली बात तो यह है कि ना तुम यहाँ के सिस्टम से वाकिफ हो और ना ही तुम्हें उन लोगों की ताकत का अंदाजा है। ज़ीशान, पुलिस किसी भी सूरत में उन लोगों पे हाथ डालने को तैयार नहीं होगी। और फर्ज कर लो अगर ऐसा हो भी जाता है तो हमारा केस क्या है? मेरा मतलब है कि ये उनकी बेटी की शादी का मामला है, ये उनका घरेलू मामला है। हम या पुलिस किस बुनियाद पे उन पर दखल दे सकते हैं? कमाल करते हैं बाबा, उन लोगों ने उसे किडनैप कर रखा है, उस पर जबरदस्ती कर रहे हैं। ये खत नहीं पढ़ा आपने? रिलैक्स रिलैक्स। देखो बेटा ज़ीशान, एक बात मेरी बहुत गौर से सुनो कि गुस्सा जो है ना वो अकल का दुश्मन होता है। ऐसे मामलात में आदमी को बहुत ठंडे दिल और दिमाग से काम लेना पड़ता है, तब जाके कोई हल निकलेगा। तो आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? मैं रहमान से बात करता हूँ। वो जो एसपी जुबैर है उसको बुलाते हैं, उससे मशवरा करते हैं। आई एम श्योर यकीनन कोई ना कोई सूरत, कोई हल निकल आएगा। यहाँ कोई ह्यूमन राइट्स की, औरतों की हुकूक के लिए कोई तंजीमें नहीं है? क्योंकि अगर उनसे बात की जाए ना तो वो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं इस तरह के मामलों में। ऐसा बैड आइडिया, ख्याल तो बुरा नहीं, खासतौर पर इन हालात में जबकि हम वहां खुद नहीं जा सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में एक दो दिन पहले मैंने अखबार में ऐसी तंजीम के मुताबिक पढ़ा है जो खवातीन की मदद करती है और अदालत में उनके बिहाफ केस लड़ती है, लीगल एड फराहम करती है और उनके साथ होने वाली ज्यादतियों का नोटिस देती है। आई थिंक वी शुड कॉन्टैक्ट देम। मैं तो कहता हूँ बाबा प्लीज आप मुझे वहां जाने दें, क्योंकि अगर सवेला को कुछ हो गया ना तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। मैं ऐसा कहता हूं कि सुहेल का दोस्त बनकर जाता हूं, यकीन करें उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। नो वे ज़ीशान, नो वे। नहीं बेटा, इसकी मैं तुम्हें कभी भी इजाजत नहीं दूंगा बेटा। ये आग से खेलने वाली बात है। खुदा न खासे बेटा अगर कोई भी नुकसान पहुंच गया तो मैं तुम्हारी बातों को क्या जवाब दूंगा? नहीं ज़ीशान, उस इलाके में उन लोगों के मुंह लगना मौत को दाव देने के बराबर है। मेरा ख्याल है कि मुबारक चाचा इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि चौधरी उनका बहुत लिहाज करते हैं। सोचने दो जरा, मुझे सोचने दो। के साथ बातचीत करती है या नहीं। देखिए मिस्टर ज़ीशान, आपका केस हमारी तंजीम के दायरे अमल में तो आता है, लेकिन इसमें जान बहुत कम है। बकौल आपकी लड़की अपने वालिदैन के घर में है और उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है और उसके इनकार के बायस उसे हब्से बेजा में रखा हुआ है। यही बात है ना? जी। तो कानूनी तौर पर यह बहुत कमजोर केस है। हाँ, अगर वो लड़की अपने घर से भागकर हमारे पास पनाह के लिए आती या फिर आप दोनों किसी तरह से निकाह कर लेते तो बात में वजन पैदा हो सकता है, फिर अखबारात वाले भी हमारा साथ देते। देखिए मिस, मैं इस मामले को हल करना चाहता हूँ, स्कैंडल नहीं बनाना चाहता। ऐसी बातों में स्कैंडल बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं और इसी से केस को ताकत मिलती है। गुज़श्ता एक बरस के दौरान अपने घर से भागकर आने वाली ऐसी बहुत सी लड़कियों के केस लड़े हैं और तकरीबन सभी जीते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह प्रेस कवरेज है। बात फैल जाए तो लड़कियों के लिए पीछे हटना मुश्किल हो जाता है और उनके माँ बाप के आंसुओं का तोड़ अखबार में छपने वाली खबरें और तस्वीरें बन जाती हैं। क्या ये लड़की आपके साथ भागने को तैयार है?
देखिए मोहतरमा, हम पढ़े लिखे लोग हैं। घर से भागना, छुप कर निकाह करना, अखबारों में खबरें छपवाना ना तो मुझे पसंद है और ना ही उसे होगा। तो फिर आप हमारे पास क्या लेने के लिए आए हैं? देखिए, मैं आपके पास इसलिए आया था कि आप उसकी आज़ादी के लिए कुछ करें, वो अपना इंसानी और कानूनी हक आज़ादी से इस्तेमाल कर सके और उसे ज़बरदस्ती शादी पर मजबूर ना किया जाए। इसके लिए आपको पुलिस से राब्ता करना चाहिए या कुछ ऐसे लोगों के बीच में डालिए जो उनके फैसले पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो गोया आप जख्मी होने के बाद लोगों की मरहम पट्टी करते हैं। वेरी स्ट्रेंज। ये पाकिस्तान है मिस्टर जीशान, अमेरिका नहीं, जहाँ का मुल्की कानून और माशरा औरतों के हकूक़ की हिफाजत करते हैं। वहाँ की औरत सिर्फ इस बात पर तलाक क्लेम कर सकती हैं कि उसकी शोहर के खराटे उसकी नींद डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ औरतों को घरों में आप मर्द लोग जानवरों की तरह से रखते हैं। बच्चों, रोटी, बिरादरी, माशी और तहफ़्फ़ुज़ का दावा देकर उनसे तलाक लेने की जुर्रत छीन लेते हैं। ना उन्हें अपनी मर्जी से जीने देते हैं और ना मरने। आखिर क्यों नहीं देते आप लोग औरत को तलाक का हक? आप कैसी बातें कर रही हैं? तलाक कोई खेल नहीं है, ये एक आखिरी रास्ता है। और आप क्या समझती हैं कि वेस्ट में औरतें तलाक लेने के बाद बहुत खुश रहती हैं? बेशक। आई एम सॉरी, यू आर बैडली मिस्टेकन। मैं खुद औरतों की लिबर्टी के हक में हूं, लेकिन लिबर्टी की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। बहरहाल, आपने मुझे वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल, मुझे खुद ही कोई और हल निकालना पड़ेगा। मैं अपनी गवर्निंग बॉडी से डिस्कस करूंगी। अगर वो इस सिलसिले में कुछ कर सके तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे पास। ओके। कहाँ गायब हो जाते हो अचानक? क्यों, क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? मम्मा को ये 15 दफा तुम्हारा पूछ चुकी है। तंग आ चुका मैं बूढ़े लोगों से, नाक में दब कर रखा है लोगों ने। वैसे तुम्हें बड़ों के बारे में ऐसा कहना नहीं चाहिए। एज इज टू एक्सपेक्टेड। ये बात इसमें डेफिनेटली किसी बूढ़े या बुढ़िया ने बताई होगी। ये अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? सारी जिंदगी तुमने अमेरिका में गुजारी है, क्या वहां भी लड़के और लड़की की शादी के मसले में ये इसी तरह दखलंदाजी की जाती है? हर मुआशरे के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। नफरत है मुझे इन सो कॉल्ड रस्म और रिवाज से। मेरा नहीं ख्याल कि सब रस्में बुरी होती हैं। इनफैक्ट मैं तो चाहूंगी कि हमारी शादी पे सब रस्में हों, माइयों की, मेहंदी की, खूब ढोलक बजे, हल्ला गुल्ला हो, हंगामा हो। ये आजकल तुम डिश कुछ ज्यादा नहीं देखने लगे? कल्चर, रूट्स, माय फुट। क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो तुम ऐसी बातें नहीं करते थे। ये क्या बात है? कुछ दिन पहले तो मैं तुम्हें मिला भी नहीं था, और फिर वक्त के साथ साथ चीजें और जिंदगी बदलती रहती है। और रिश्ते? डिपेंड करता है कि कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने रेलेवेंट हैं। तुम्हारे पेरेंट्स कब आ रहे हैं? फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ, वापस आके देख लूंगा। कहाँ? पाकिस्तान। पर क्यों? क्यों क्या मतलब? मेरा अपना भी कोई काम हो सकता है, और मुझे हर काम तुमसे इजाजत लेके करना होगा। तुम जानती हो कि मुझे एक्सप्लेनेशन देने से सख्त नफरत है। सवेला वैसे तुम्हारे बारे में ठीक ही कहती थी। तुम वो हो नहीं जो तुम दिखते हो। देखो, अगर रस्सी को सांप समझना शुरू कर दिया जाए तो एक दिन वो सचमुच को सांप बन जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी इतनी इंक्वायरीज क्यों शुरू हो गई। मैं जैसा भी हूं, तुम्हें तुम्हारी फैमिली को कबूल करना होगा। और फर्ज करो कि अगर मेरी फैमिली मेरी शादी में शिरकत नहीं करती तो फिर ये शादी नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि हम खानदानी लोग हैं और हमारे खानदान में दो अफराद के साथ साथ दो खानदानों का मिलाप भी होता है। आज की बात तुम वजह से नहीं मिलोगी जब तक तुम अपने खानदान से हमारी मुलाकात नहीं कराते। बात समझ में आई तुम्हें? वजिया, तुम अपने कमरे में जाओ। जगह पर आए। आप
मुझे देखकर हैरान हो रही होगी, है ना? हर बुरी बात का एक अच्छा पहलू जरूर होता है। फर्ज करो ये तस्वीरें किसी और के कब्जे में होती तो ज्यादा बुरी बात होती ना, है ना? ब्लैकमेलर तो ब्लैकमेलर ही होता है शामी साहब। क्या फर्क पड़ता है कि उसका नाम क्या है? ना ना, इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करो मेरे लिए। तो फिर क्या करूं? ये तस्वीरें जो आपने नमूने के तौर पर मेरे लिए भेजी थी, ये मेरे उस माजी की यादगार है जिसे मैं हमेशा के लिए छोड़ चुकी हूँ। मैं उस गुनाह की जिंदगी में दोबारा वापस नहीं जाना चाहती। कौन कहता है तुम्हें वैसी जिंदगी गुजारने को? मैं तुम्हें अपनी मलका बनाकर रखूंगा। मैंने सरफराज से हर वो चीज खरीद ली है जो तुम्हारी बदनामी का बाइस बन सकती है। तब आप उसके बदले मुझे खरीदना चाहते हैं? वक्त देकर फरेब आजादी पाँव की बेड़ियां बदलता है। वाह वाह, तुम्हारा शेरी ज़ौक बहुत अच्छा है। जब मुकद्दर ही खराब हो तो कुछ भी अच्छा नहीं रहता। खैर, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, इसलिए कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब, लेकिन अब मैं इस तरह की बातों का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। देखो, मेरी बात का बुरा ना मानना। तकदीर के फैसले कोई नहीं बदल सकता। तुम लाख चाहो वापस नहीं जा सकते। कभी भी एक आम नॉर्मल औरत की जिंदगी तुम नहीं गुजार सकते, और ना ही कोई होशमंद इंसान तुम्हें अपनी घर की इज्जत बनाएगा। मेरी ऑफर पर ठंडे दिल से गौर करो। जहां मैं रहूं मेरे साथ रहो। मैं ये सब चीजें तुम्हारे सामने चला दूंगा और तुम्हें फूलों की तरह रखूंगा। तो आप मुझे अपनी दाश्ता बनाकर रखना चाहते हैं? शामी साहब, ये तस्वीरें मुझे खुदकुशी पर तो मजबूर कर सकती हैं, लेकिन वापसी पर नहीं। चाहे तो आजमा लीजिएगा। हाँ जी, बहुत जरूरी है साईं, अशद जरूरी है के। देखना, अगर हम इस तरह लेटते ही चले गए तो ये शहरों वाले तो हमें रोते हुए गुजर जाएंगे। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। आखिर इन लोगों को पता लगना चाहिए कि खानदानी लोगों से बात किस तरह की जाती है। हाँ हाँ जी, वो सरदार शाह नाम है, सरदार मोहम्मद शाह। बेचारा मेरा पुराना नमखार है। वो नया एसपी आया, उसने मुअत्तल कर दिया जी, पेटी उतरवा दी। अब कहता है मुकदमा भी चलवाऊंगा। जी जी, मैंने बात की है जी आईजी से, लेकिन वो फिलहाल जरा पल्ला नहीं पकड़ा रहा। असल में वो एसपी फैजान के मर्डर की वजह से उस पर बड़ा दबाव है, तो मैंने भी फिर ज्यादा इसरार नहीं किया। असल में जनाब, आजकल की जो नौजवान नस्ल है, इसको सब्र से काम लेना तो आता ही नहीं है ना। हाँ हाँ, उसका पूरा बंदोबस्त किया हुआ है जी मैंने, लेकिन ये आग बुझने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना जी। हाँ जी, हाँ, इसीलिए जी फिलहाल सिर्फ निकाह कर रहे हैं। तो बस ये जरा गर्द बैठ जाए तो फिर इंशाल्लाह ऐसी धूमधाम से शादी करेंगे कि बैजा हो जाएगी के। हाँ हाँ जी, हाँ, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा जी। अच्छा जी, राम रखा। ये पीर साहब की तो आपके दोस्त मलिक अल्लाह वसाया से बड़ी पुरानी दुश्मनी है, मगर वो तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे ओए, इसको सियासत कहते हैं पुत्र, इसीलिए तो कहता हूं कि ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सीख लो। सियासत में कोई मुस्तकिल दुश्मन होता है ना मुस्तकिल दोस्त होता है। इसमें कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ जाता है। सारी दुनिया बदल गई, लेकिन हमारा माशरा वही का वही है। ना जमहूरियत इसका कुछ बिगाड़ सकी और ना मार्शल्लाह। अब जान, मैं अब चलूंगा जी, वो कुछ मेहमान आए हैं मेरे शहर से, मैं जरा उन्हें देख लूं। ओए बैठ जा पुत्र, बैठ जा, चले जाना उधर भी। तेरे चाचे का ख्याल है कि तुझे सवेला से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। इसको खदशा है कि लड़की कहीं जिद में आकर कोई मसला न खड़ा कर।
میں تو اسی خیال سے اسے یہاں لایا تھا کہ تم دونوں میں کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو سکے. فاصلے کی وجہ سے جو یہ کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو گیا ہے اسے برج کیا جا سکے. مگر نہیں تو آپ کو کس احمق نے مشورہ دیا تھا اسے امریکہ بھجوانے کا؟ کیوں؟ اوے دیکھو، بزرگ کہتے ہیں کہ جس بحث کا کوئی فائدہ نہ ہو اسے ختم کر دینا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ الٹا ہمیں اس کی تعلیم سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دیکھو نا، عن قریب اسمبلیوں میں خواتین کی مخصوص نشستوں کا بل پاس ہونے والا ہے. میں پارٹی کے دوستوں سے بات کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ سہیلا کو سیٹ مل جائے گی. یہ تو جی وقت آنے پہ دیکھا جائے گا. میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں. اوے دیکھو جی، پچھلے 2-3 الیکشنوں میں بڑے بڑے خاندانوں کی خواتین آئی ہیں اسمبلی میں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سویلا جتنی کوالیفیکیشن ان میں سے کسی خاتون کی بھی نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے، مگر ان حالات میں اوے اس کی تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اکرام، میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے یار. وہ جی ابا جان میرے مہمان آئے ہوئے. کدھر آنا؟ مجھے سب پتا ہے تیرے ماما 2 گھنٹے بعد گھنگرو باندھ لیں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی. یہاں بھی ضروری بات ہو رہی ہے، سمجھا کر. نہیں ہے. This is criminal. This is criminal. میں آپ کی ناراضگی کو سمجھ رہا ہوں سر، لیکن آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. میں نے ڈی آئی جی صاحب کو ساری بات بتائی ہے اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اوپر بات کریں گے. تب تک تو ہمیں بہر صورت انتظار کرنا پڑے گا. اور اگر بیچ میں میرے آدمی وہاں موجود ہیں اور ان کی اطلاع کے مطابق فوری طور پر فکر کی کوئی بات نہیں. میں نے جس این جی او کا پتہ ذیشان کو دیا تھا، کیا وہ ملے ان سے؟ ذیشان کا میرا خیال ہے کہ ایسے تمام ادارے جو ہے نا وہ صرف اپنی ذاتی تشہیر اور پیسے کے پیر ہیں. 500 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. جس طرح ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے، اس طرح چند مفاد پرست لوگ سب لوگوں کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں. ذیشان مجھے بتا رہا تھا کہ وہ یہاں کی ایک بڑی مشہور سوشل ورکر ہیں جو ایک بہت بڑا این جی او چلاتی ہیں، ان سے ملا تھا. مگر انفارچونیٹلی بقول اس کے نہ وہ خاتون اس کی سمجھ میں آئیں اور نہ اس کی باتیں. کیوں؟ کیا ہوا؟ تو بیٹا، بچپن میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کتا آدمی کو کاٹے تو یہ کوئی خبر نہیں بنتی. ہاں، مگر آدمی اگر کتے کو کاٹ لینا تو یہ خبر کا مٹیریل ہے. مطلب یہ کہ بقول ذیشان کے ان خاتون کے نزدیک سہیلا کا کیس جو ہے نا وہ انہیں اٹریکٹ نہیں کرتا. ان کے بقول صرف وہ خواتین جو ہیں وہ مدد کی مستحق ہیں جو گھر سے بھاگ جاتی ہیں یا اپنے خاوند سے طلاق چاہتی ہیں یا اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہیں. میننگ کہ یہ مغرب کی طرح مادر پدر آزاد زندگی گزارنے کی سوچ رکھنے والی خواتین جو ہیں نا، جو تمام سماجی قوانین کو اپنی جوتے کی نوک پر مارتی ہیں، نہ یہ صحیح ہے اور نہ یہ ہمارے معاشرے پر اپلائی ہوتا ہے. یہ تو کسی کے خیال میں بھی صحیح نہیں ہے. بات پھر وہی ہے کہ اچھے برے لوگ ہر شعبے میں ہوتے ہیں. آپ ان سے کہیے کہ قادری صاحب سے ملے، وہ بڑے ذہین، اچھے اور بہادر انسان ہیں. ٹھیک ہے، اگر تمہارا اصرار ہے تو ہم صاحب سے بھی مل لیتے ہیں. کیا نام بتائیں ان کا؟ قادری صاحب. مگر ایک بات ہے جو ہے کہ یہاں آن کے ایک بات کا مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پولیس جو ہے نا اس کی قوت ہر چیز سے زیادہ ہے. تم خود کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کرتے؟ وہ تو میں آلریڈی کر ہی رہا ہوں. دیکھیے نا، اس طرح کے معاملات میں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. اب اگر وہ خاتون کورٹ میں آ کر یا ہمارے سامنے آ کر یہ بات کہہ دیتی ہے کہ اس پر کسی نے زیادتی نہیں کی تو سر پلیز آپ میری بات سن لیجئے. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو کہ ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے. تقریباً 50% کیسوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر ایسی صورت میں ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے؟
सच्ची बात तो ये है कि ऐसे ताकत और रसूख वाले लोगों पर बहुत सोच समझ कर ही हाथ डालना होता है। आप इसे कानून की बेबसी नहीं बल्कि एहतियात पसंदी कह सकते हैं। आप फिक्र न कीजिए, मुझसे जो कुछ भी हो सका मैं जरूर करूंगा। I'll do it. इस तरह के 2 प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं और इसमें तकरीबन 1,70,000 लोग रह रहे हैं। ओह, इस तरह का एक तजुर्बा अख्तर हमीद खान साहब भी कर चुके हैं। अच्छा। जिस बस्ती की तामीर में उसके सारे मकीन बस मालिक भी और मजदूर भी हों, उस बस्ती पर अल्लाह ताला की खास रहमत होती है। इंशाअल्लाह जब आप अगली दफ़ा आएंगे तो इस बस्ती को पूरा आबाद पाएंगे। वो तो ठीक है कादरी साहब, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की जरूरत है। जब तक लोगों को इंसानी बुनियादी हुकूक नहीं मिलेंगे, एक जैसा इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक बात नहीं बनेगी। हमें औरतों को साथ लेकर चलना चाहिए। औरतों के मसाइल मर्दों से भी ज्यादा हैं। असल में करने वाला काम इतना ज्यादा है कि समझ में नहीं आता कि इसे कैसे समेटा जाए। ना आबादी रुकती है और ना ही गुर्बत। इस मुल्क को सत्तार ईदी और हकीम सईद मरहूम जैसे कम अज कम 100 आदमियों की जरूरत है। कादरी साहब, मैंने कल ही पढ़ा है कि पाकिस्तान में इस वक्त 1000 NGOs हैं। अगर फी NGO 20 आदमी भी लगाएं तो इस वक्त पाकिस्तान में 20,000 सोशल वर्कर होने चाहिए। अरे छोड़ो बेटा, ये सब कागजी बातें हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के चक्कर हैं। करोड़ों रुपया डॉलर की शक्ल में आता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है। कुछ समझ में नहीं आता इन फैशन शोज, डेज शोज, कैट वॉक से हमारे माशरे और उसकी तरक्की का क्या ताल्लुक है। इन लोगों का ना तो आवाम से ना उनके कल्चर से कोई ताल्लुक है। मुल्क के खिलाफ बातें करना इनके नज़दीक आज़ाद ख्याली है। हर आलमी प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने मुल्क की ऐसी बुराइयां करते हैं कि जैसे बाकी सारी दुनिया जन्नत में रह रही हो। हाँ भाई, जिसका खाएंगे उसी के गुन गाएंगे। बाहर की ग्रांट्स बंद कर दें, फिर दिखें ये लोग कैसे गायब होते हैं। जुबैर साहब आपकी गलत तारीफ नहीं कर रहे थे, आप वाकई बहुत अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैं आपसे अब खुलकर बात करूंगा। असल में मसला ये है कि नहीं रहमान, तुम कुछ भी कहो मगर मैं उन लोगों को मुंह नहीं लगना चाहता। तुम तो अच्छी तरह जानते हो वो कैसे लोग हैं। मगर ये जीशान, सच्ची बात यह है उसने मुझे बहुत मुतासिर किया है। कभी कभी तो वो बिल्कुल फैजान के लहजे में बात करता है। बड़ी साहिब सोच है उसकी। मगर रहमान, मैं तो सिर्फ ये सोच के कांप जाता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो गया तो मैं उसकी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। तुम फिक्र न करो, उसे कुछ नहीं होगा। खुदा तो दोस्त है, दुश्मन हजार राह में है। रहमान, पता है अगर उन लोगों को पता चल गया ना कि ये कौन है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करेंगे। आज सुबह ही मेरी जुबैर से बात हुई है। हाँ? उसने कुछ सादा पुलिस वाले भिजवा दिए हैं जो 24 घंटे उसकी निगरानी करें और किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दें। खुदा करे ऐसा ही हो। तुम्हें पूरा यकीन है कि उसे मेरा खत मिल गया होगा? बिल्कुल, सुहेल भाई ने खुद दिया है अपने हाथ से उन्हें। तो फिर समझ में नहीं आता कि सुहेल भाई बता रहे थे कि वो तुम्हारा खत देखकर परेशान हो गए थे और उन्होंने उसी वक्त किसी बड़े पुलिस अफसर को फोन भी किया था। बस एक बार मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊं तो मुझे ताया जी से ऐसी जहालत की उम्मीद नहीं थी। मुझे तो डैडी पर हैरत है। मुझे तो यकीन नहीं आता कि वो अंदर से इतने कमजोर निकलेंगे। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी। अभी तुम्हारे पास आते हुए मैंने उन्हें देखा था। ऐसा लगता था कि हाँ, बोलो ना, चुप क्यों हो गई? अल्लाह करे ये मेरा वहम हो, लेकिन उनकी हालत मुझे ठीक नहीं लगी। या तो वो अंदर से परेशान है या फिर
मुझे भी डॉक्टर्स ने यही बताया है कि उनका हार्ट और लिवर सही तरह काम नहीं कर रहे, ऊपर से वो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज भी हैं। पिछली बार तुमने मुझे बताया था कि वो दिल के ऑपरेशन के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। हाँ, मगर उससे पहले उन्हें मेरे किडनैपिंग ऑपरेशन की जो फिक्र पड़ गई। उनका ख्याल है कि जो बात वो मुझसे दलील से नहीं मनवा सके वो ताया जी ताकत से बनवा लेंगे। ये चायलों वाली सोच उन्हें विरसे में मिली है, जीन्स में शामिल है। क्या? किसमें? यूं समझ लो उनके खून में शामिल है। ऐसे करो, एक काम करो, उनसे कहो कि मुझे अकेले में आकर मिले, ताया जी और शहबाज के बगैर। मैं कोशिश करती हूँ। एक सवाल, एक इनाम। चौधरी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, ये आपकी बंदा करो, वरना उस ऐसे साहब ने तो मेरा खाना खराब कर दिया था। तुम तो जानते हो सरदार साहब, हम अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ते। जी चौधरी साहब। तो तेरी इंक्वायरी तो हमने रुकवा दी है, लेकिन कुछ दिन तुझे लैन हाजिर रहना पड़ेगा। मैं जरा एक दो जरूरी कामों से फारिग हो जाऊं, फिर तेरा भी कोई इंतजाम करते हैं और तेरे अफसरों का भी कोई मुश्किल बंदोबस्त करते हैं। अजीब किस्म के अफसरान आ रहे हैं आजकल, मुकाबले के इम्तिहान क्या पास करते थे कि हमारी जान को आ जाते हैं। तोबा तोबा, वो जो पिछले अफसर थे ना, उन्होंने तो हमारे घर में फाके करा दिए थे। हाँ, तो खाया भी तो बहुत है तुमने। वो चौधरी शौकत मुझे बता रहा था कि तुम मुद्दई और मुद्दा अले दोनों से पैसे पकड़ लेते हो। ना जी ना, पकड़ता जरूर हूं दोनों से, लेकिन रखता उसी का हूं जिसका काम हो जाता है, बेईमानी नहीं करता हूं। ओए बे यार, ये बेईमानी नहीं तो और क्या है। अच्छे भले जिम्मेदारों से ज्यादा माल है तेरे पास। चौधरी साहब, ये सब कुछ आपकी जूतियों के तुफैल है। आइए आइए छोटे चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? ओ अपना सताशा ठीक है, फिर तुम अब चलो। ठीक है चौधरी साहब, बड़ी मेहरबानी। भाईजान, हमें सुहेला को इस तरह कैद करके नहीं रखना चाहिए था। आप नहीं जानते वो बहुत जिद्दी लड़की है। ओ आ रहा है तो बैठ चलो। दांत का दर्द कैसा होता है? करना होता है। सवाल तो तू जरा जाके पता करके मेहमान किस वक्त पहुंच गए। अब जा देखना तू। देख चौधरी इकराम, मैं सख्ती नहीं करना चाहता था और अब भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरा तजर्बा ये कहता है कि वो अपनी खुशी से इस शादी पर राजी नहीं होगी। और जिस तरह इंसान बड़े फायदे के लिए छोटा मोटा नुकसान बर्दाश्त कर लेता है, इस तरह अब ये थोड़ी बहुत सख्ती तो करनी पड़ेगी ना। बस एक दफा शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। देखिए भाईजान, पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमारा फैसला गलत था। अब वो इस शादी पर बिल्कुल रजामंद नहीं होगी, उल्टा हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओए मर्द पाना चौधरी इकराम, इस हवेली की तारीख गवाह है कि यहाँ पर फैसले हमेशा मर्दों ने किए हैं। मगर देख मेरी बात सुन चौधरी इकराम, तूने जिस खानदानी इज्जत और रसूल की बुनियाद पर दानियाल के बेटे के रिश्ते से इनकार किया था, उसी का तकाजा यह है कि हम इस मसले को हमेशा के लिए खत्म कर दें, और उसका सिर्फ एक रास्ता है जिस पर मैं चल रहा हूं। वो मेरी बेटी है भाईजान, और मैं उस पर ऐसा जुल्म नहीं करना चाहता। देखो चौधरी इकराम, अगर तुम उसे यहाँ लेकर ना आते और वो अपनी मर्जी से वहां उस लड़के से शादी कर लेती, तो फिर क्या इज्जत रह जाती हमारी, है? जमाने में कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहते हम। तो वो तलवार तो अब भी हमारे सरों पे लटक रही है। जरा सोच तो सही कि कमी का बेटा जब इस हवेली में
दामाद बनकर दाखिल होगा तो किस्सा ये है चौधरी इकराम कि बीमारी से निजात पाने के लिए कड़वी गोली निगलनी पड़ती है, समझे तुम? कहते हैं कि आदमी मौत को देखकर बुखार पर राजी हो जाता है, और इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी तुमसे इत्तेफाक करना पड़ रहा है। मगर सवाल ये पैदा होता है ज़ीशान कि तुम वहां जाओगे कैसे? I mean, तुम हवेली में कैसे दाखिल हो सकोगे? इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इसका बंदोबस्त मैं खुद कर लूंगा। मसलन ये कि कल 10 बजे वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कल सुबह का टाइम मुकर्रर हुआ। मगर कैसे? यानी तुमने बताया था कि इकराम साहब और चौधरी शहबाज तो तुम्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। मगर अमेरिका में रहने और पढ़ने का एक बहुत बड़ा फायदा है, आप एट अ टाइम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। मतलब मैंने एक एक्टिंग का कोर्स किया है। I'll definitely do something. मगर एक बात मेरी अच्छी तरह से याद रखना ज़ीशान, उन लोगों को कभी अंडर एस्टिमेट न करना। उनमें ऊंट का कीना और हाथी की सी यादाश्त है, और इंसानी जिंदगी की कीमत तो ये कहां से आ गई? मेरी बात समझ रहे हो ना?